ओके स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो लेक्चर सीरीज जो हमने स्टार्ट करी है एनसीईआरटी के बेस पे, इसको कंटिन्यू करते हुए हम आज अपने लेक्चर सीरीज़ का तीसरा लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। तो जिसमें हम जैसे कि हम जानते हैं कि हम स्ट्रेट लाइन्स को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आज हम उसी के बारे में फिर से पढ़ रहे हैं। तो जहाँ पे हम आज पर्टिकुलरली किसके बारे में डील करेंगे, पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलरिटी, कि हमारे पास दो लाइन्स हैं, हम उनको कब कह सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर हो और या पैरेलल हो, जब हम लोगों को उनका स्लोप दिया गया हो। तो उसी को देखते हैं आज क्या होगा। चले देखते हैं। तो हम इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं। ओके देखिए, मसला क्या है। हमारे पास अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसा है, ठीक, और हमारे पास दो लाइन्स हैं, एक तो ये है, ठीक, और दूसरी ये है, माशाल्लाह, ठीक है। ये लाइन जो है ये एंगल अल्फ़ा बनाती है, और ये सपोज कर रहे हैं हम लोग ये बीटा बना रही है, ठीक। तो इसका हम अगर नाम देंगे L1 और इसका हम नाम देते हैं L2, ठीक। तो ये यहाँ से एक्सटेंड हो रहे हैं, ठीक है। अरे क्या हो गया, इसको ड्राइंग भी ख़राब है। ओके, ये L2 है, ये L1 है और ये L2 है, ठीक है। हमारे पास ये दो लाइन्स हैं। हम लोगों को क्या बताना है कि इन दो लाइन्स को हम कब कह सकते हैं ये दो लाइन्स परपेंडिकुलर है या पैरेलल है। चले हम सबसे पहले जो केस हम डील करेंगे वो हम पैरेलल की कंडीशन को हम फाइंड आउट करते हैं। पैरेललिज्म, इस चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे अभी। हम दो लाइन्स को कब कह सकते हैं कि ये दो लाइन्स क्या है, पैरेलल है। हमारे पास लाइन L1 है, L2 है, और ये चीज़ भी दी गई है कि ये जो है, ये लाइन जो है इसकी इंक्लिनेशन, L1 की इंक्लिनेशन क्या है, अल्फ़ा, और L2 की इंक्लिनेशन क्या है, बीटा है, ठीक है। अब मसला ये है कि हम इन दो लाइन्स को कब कह सकते हैं कि ये पैरेलल है, ठीक है। कब कह सकते हैं या पैरेलल है, या अगर हम लोगों को पैरेलल दी गई है कि ये दो लाइन्स पैरेलल है, तो क्या कंडीशन है, उस वक्त उनका स्लोप क्या होगा, ठीक है। हम देखते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने कल ये कंसेप्ट पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई लाइन दी गई है और वो एक्सिस के साथ विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल बना रही है, जैसे कि हमने कहा कि यहाँ पे अल्फ़ा बना रही है, तो L1 का जो स्लोप आएगा हमारे पास, L1 जो लाइन L1 है इसका स्लोप, ठीक है, L1 का स्लोप वो किसके बराबर आएगा, वो हम सपोज करते हैं M1 के बराबर, वो आ जाएगा tan ऑफ अल्फ़ा। ये क्लियरली अंडरस्टूड है, हमने कल भी पढ़ा, क्योंकि हमने कल ये चीज़ पढ़ी कि अगर कोई लाइन की इंक्लिनेशन अल्फ़ा है तो फिर tan ऑफ अल्फ़ा उसका स्लोप देगी, ठीक है। वही सिंपल मैंने वही यहाँ पे लिखा कि हमारे पास L1 लाइन है और वो एंगल अल्फ़ा बनाती है, तो सिंपल वर्ड्स में ये चीज़ आएगा, उसका जो स्लोप आएगा वो tan ऑफ अल्फ़ा है। सिमिलरली अगर हम L2 की बात करें तो L2 का M2 जो स्लोप आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, वो tan ऑफ बीटा के बराबर आ जाएगा, ठीक है, ठीक, tan ऑफ बीटा के बराबर। अब मसला ये है मसला क्या है, देखो, मसला ये चीज़ है कि अगर हम पहले ये चीज़ मान के चले कि ये दो लाइन्स पैरेलल है, ठीक है। अगर ये दो लाइन्स पैरेलल है, चलो हम L1 और L2 को मान के चलते हैं कि ये दो लाइन्स पैरेलल है, ठीक है। अगर ये दो पैरेलल लाइन्स हैं तो हम ये चीज़ कह सकते हैं कि ये दो पैरेलल 1 and 2 दिस लाइन इज़ पैरेलल, तो ये जो है ये तो ट्रांसवर्सल बनेगी, फिर क्लियरली है, ये तो ट्रांसवर्सल बनेगी, ठीक। अगर ये ट्रांसवर्सल बनेगी तो फिर हमारे पास अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा, ठीक है, अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा, क्योंकि ये दो एंगल्स जो आएंगी वो हमेशा क्या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आ जाएंगी, ठीक है। अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा, क्योंकि हमारे पास लाइन L1 एंड L2, L1 एंड L2 पैरेलल, अगर हम इसको लिखेंगे पैरेलल है क्योंकि ये गिवन है, ठीक है। गाइज यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस बात को समझे कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि हमारे पास दो लाइंस, पहले हम ये चीज़ ये केस लेते हैं कि अगर हमारे पास दो लाइंस पैरेलल है, ठीक है, पहले हम उस चीज़ को फाइंड आउट करें, फिर हम उसके बाद ये चीज़ देखेंगे अगर हमारे पास स्लोप दिया गया है तो हम उसके बिना पे कैसे कह सकते हैं कि दो लाइंस पैरेलल है। लेकिन हम यहाँ पे यही मान के चलते हैं कि हमारे पास दो लाइंस गिवन है कि वो पैरेलल है, ठीक है। मैंने वही यहाँ पे लिखा कि लाइंस L1 एंड L2 आर पैरेलल, ठीक है। अब क्या है, अब मसला क्या है, अब देखो, अगर L1 एंड L2 पैरेलल है, ठीक है,
तो ये हमारे हमारे लिए क्या है, ये ट्रांसवर्सल काम करेगी। ट्रांसवर्सल तो मैंने कल भी बताया ट्रांसवर्सल होता क्या है। ट्रांसवर्सल सिंपल कोई भी लाइन है जो दो लाइन्स या दो से ज़्यादा लाइन्स को डिफरेंट पॉइंट्स पे कट करेगी, ठीक है। वैसे ही ये जो लाइन है हमारे पास एक्स एक्सिस, ये तो ट्रांसवर्सल बनेगी। कैसे बनेगी? क्योंकि हमारे पास दो लाइन्स L1 एंड L2, ये डिफरेंट पॉइंट्स पे कट कर, एक तो यहाँ पे कट कर रहे हैं और यहाँ पे कट कर रही है, ठीक है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा, क्योंकि अल्फ़ा एंड बीटा ये तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अगर हम लिखेंगे, ठीक है, तो इम्प्लाइज इसका मतलब क्या होगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा हमारे पास, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब मसला क्या है, अगर हमारे पास अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा आ गया तो अब मसला क्या है, देखो अगर हम tan ऑफ अल्फ़ा निकालेंगे, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको बहुत अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है। tan ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा, मैंने कैसे लिखा tan ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा, मसला देखो क्यों मैंने ऐसा लिखा, ठीक है। इम्प्लाइज दैट tan ऑफ अल्फ़ा बीटा इज इक्वल, बिकॉज मसला क्या है, देखो क्योंकि हमने कल भी हमने इस चीज़ को पढ़ा कि अल्फ़ा मतलब अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा कामा बीटा, ये दो एंगल्स है हमारे पास, ये दोनों इंक्लिनेशन एंगल्स है, ठीक है, इंक्लिनेशन एंगल्स हैं। और हम लोगों ने ये चीज़ भी पढ़ी थी कल कि इनकी एक कंडीशन होती है, वो सेटिस्फाई करनी चाहिए, तभी ये इंक्लिनेशन एंगल बनेंगे। क्या? अल्फ़ा कामा बीटा, ठीक है। अगर हम दोनों को इकट्ठे लिखेंगे अल्फ़ा, ये तो हमेशा क्या आ जाएगी 180 से लेस देन और 0 डिग्री से ग्रेटर देन। अगर ये चीज़ भी क्लियरली है क्योंकि हमने कल इसको पढ़ा, ठीक है। यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा दोनों एंगल्स क्या है, इंक्लिनेशन एंगल्स है। अब मसला क्या है, देखो ये जो tan वाली फंक्शन है हमारे पास, नेक्स्ट पेज में हम इसको दिखाएंगे, ठीक है। देखो अल्फ़ा जो हमारे पास है दैट इज़ लेस देन 180 डिग्री बट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। अब मसला हम tan वाली फंक्शन का नेचर देखेंगे, उसका नेचर क्या है। देखो हमारे पास जो tan वाली फंक्शन है उसका ग्राफ जो कि कैसे बनता है, उसका ग्राफ ऐसे बनता है हमारे पास, ठीक है। यह है tan की फंक्शन, ठीक है। अगर हम इसको पाई मान के पाई/2 मान के चलते हैं तो ये आ जाएगा पाई, ठीक है। तो देखिए भाई मसला क्या है, मुझे यहाँ पे प्लॉट करना है tan ऑफ x, मतलब tan जो हमारे पास tan फंक्शन है उसका ग्राफ मुझे यहाँ पे प्लॉट करना है। उसका ग्राफ कैसे आता है, ये तो हम आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो ऐसे आता है, ठीक है। ये -π/2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये कंसेप्ट देखो भाई, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं आपको मतलब पॉइंट क्लियर कर रहा हूँ, इसलिए हर किसी चीज़ को अच्छे से समझना है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या आता है, ये हमेशा हम लोगों को क्या आता है, tan का ग्राफ आता है। अब यहाँ पे क्या चीज़ समझना है, देखो अगर हम ये वाला इंटरवल लेते हैं 0 से लेके पाई तक, 0 से लेके पाई तक, अगर हम इस इंटरवल में देखते हैं कि tan ऑफ x जो हमारे पास फंक्शन है उसका नेचर कैसा है, उसका नेचर यह है tan ऑफ x, ठीक है। tan ऑफ थीटा लिखते हैं, चलो कोई बात नहीं, तो ये ऐसे, ठीक है। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक इस इंटरवल में देखते हैं 0 to पाई, ठीक है। 0 to पाई असल में ये नहीं लिखना था, 0 to π/2 इसका आ जाएगा यूनियन, हम ये लिख सकते हैं π/2 to पाई। तो इस चीज़ को देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक हम देखेंगे इस फंक्शन का नेचर क्या है। इस फंक्शन का जो नेचर है वो हमेशा 1:1 फंक्शन बनेगी, क्योंकि हर किसी वैल्यू पे जो भी इस लाइन पे वैल्यू लाई कर रहा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम ये tan का वैल्यू देखेंगे वो हमेशा एक ही आ जाएगा, मतलब रिपीट नहीं कर रहा है कहीं भी वैल्यू। देखिए यहाँ पे अगर हम हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल लाइन टेस्ट करेंगे, हमारे पास जो फंक्शन आ जाएगी वो आ जाएगी 1:1। देखो एक ही जगह पे कट कर रहा है यहाँ पे, वैसे अगर यहाँ पे डालेंगे एक ही जगह पे कट कर रहा है यहाँ पे देखो मसला ये चीज़ समझने की बहुत ज़रूरत है, इस पॉइंट को समझने की बहुत ज़रूरत है। देखिए मसला क्या है, मसला ये चीज़ है कि ये 1:1 फंक्शन है। इस बिना पे हम ये चीज़ लिख सकते हैं कि tan ऑफ अल्फ़ा, जो मैंने tan ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा, क्योंकि हमारे पास गिवन क्या था, गिवन था अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा, और अल्फ़ा और बीटा किस रेंज में लाई करता है, 0 से लेके 180 तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक वो इसी रेंज में लाई कर रहा है। अब मसला क्या है, तभी हमने इस पॉइंट को लिखा। इस पॉइंट को किस बिना पे लिखा, क्योंकि जो हमारे पास फंक्शन है वो बनती है 1:1 फंक्शन, मतलब ये कभी मतलब
किसी पॉइंट पे दो वैल्यूज़ अटेन नहीं करती है। मतलब tan की जो फंक्शन है 0 से लेकर π/2 ये कहीं पे दो वैल्यूज़ को अटेन नहीं करती है। हाँ डिसकंटिन्यूस है, लेकिन कहीं पे ये चीज़ मतलब क्या कर रही है, मतलब मनी वैल्यूज़ वाली फंक्शन नहीं है, ये 1:1, और इस बिना पे हम लोग ये चीज़ कह सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट असल में मुझे यहाँ पे समझाना था। तो गाइज स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ आई होगी। अगर ना भी आई होगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा कि इस पॉइंट को दोबारा समझाए। आई विल ट्राई माई बेस्ट एंड मैं आपको ये चीज़ श्योर करूँगा कि मैं आपको ये पॉइंट अच्छे से समझाऊँ। लेकिन मैंने यहाँ पे अच्छी तरीके से कोशिश की कि आपको ये पॉइंट समझ आ जाएगा, एंड आई होप आपने इस चीज़ को समझा होगा। चलिए हाँ, नेक्स्ट कंडीशन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट कंडीशन क्या है? नेक्स्ट कंडीशन, ठीक है, अब हमारे पास कंडीशन क्या आई? हमारे पास कंडीशन ये चीज़ आ गई, अगर हमारे पास ये तो क्या है, ये तो m1 है, और ये क्या है, ये तो m2 है। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या निकल के आई? m1 = m2, दैट इज़ ये हमारे पास कंडीशन निकल के आई। ठीक है, ये क्या कंडीशन निकल के आई? कंडीशन ये निकल के आई कि अगर हमारे पास दो लाइन्स हैं, दो लाइन्स पैरेलल है, टू लाइन्स आर पैरेलल। ठीक है, कब होगी पैरेलल? इफ़ देयर स्लोप क्या m1 = m2। तो ये कंडीशन हमारे पास नहीं। हमारे पास दो लाइन्स थी L1 एंड L2। L1 का स्लोप m1 था और L2 का स्लोप m2 था। तो हमने उनको हम ये मान के चले थे कि ये दो लाइन्स पैरेलल है। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया कि जब भी हमारे पास दो लाइन्स पैरेलल होंगी तो हमेशा उनका स्लोप जो होगा वो इक्वल होगा। अब यहाँ पे भी देख सकते हैं, अगर इस पॉइंट को हम यहाँ पे देखें भाई, इस लाइन का, अगर इस लाइन को पैरेलल लेके चलते हैं, देखो जो इस लाइन की स्टीपनेस है, जो इस लाइन की स्टीपनेस है वही तो इस लाइन की भी स्टीपनेस है। तो अगर हम मतलब कॉमन लेमैन लैंग्वेज में ये समझते हैं कि मतलब जो भी लाइन का स्लोप क्या होता है कि वो उसकी स्टीपनेस है। अगर लाइन्स पैरेलल है तो उसका मतलब ये चीज़ भी निकाल सकते हैं हम कि उनकी जो स्टीपनेस है वो इक्वल है। वही यहाँ पे था, ये सिंपल सा कंसेप्ट था, कोई इसमें मतलब रॉकेट साइंस वाली बात नहीं थी। तो सिंपल सा यही था, हमें निकल के क्या रिजल्ट आया कि अगर हमारे पास दो लाइन्स हैं तो दो लाइन्स को हम तभी पैरेलल कह सकते हैं जब उनका स्लोप क्या है, इक्वल आ जाएगा। तो ये था एक पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या था? नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट ये चीज़ है कि अगर अब हम लोगों को क्या दिया गया है, यहाँ पे मैं इसको समझाता हूँ, यहाँ पे मैं उसको क्लियर करता हूँ इस पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये है कि अगर हमें गिवन दिया गया है m1 = m2, गिवन है। ठीक है, इसको गिवन समझते हैं, गिवन है m1 = तो हम ये चीज़ कह सकते हैं ना, tan of alpha = tan of beta। क्योंकि देखिए भाई ये पॉइंट कहाँ से मैं ये, क्योंकि यहाँ पे ये जो tan of alpha ये क्या है, इसका स्लोप आ गया L2 का, और tan of beta आ जाएगा L2 का स्लोप, और tan of alpha आ जाएगा L1 का स्लोप। तो यही पे वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी। तो हमारे पास क्या दिया था कि स्लोप तो गिवन है कि बराबर है, तो इसका मतलब हम ये चीज़ लिख सकते हैं। ठीक है, अब मसला वहीं से, तो हम यहाँ पे फिर से ये चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं, अल्फा = बीटा। ठीक है, क्योंकि मैंने ये पॉइंट यहाँ पे समझा दिया गया है, यहाँ पे मैंने ये पॉइंट आपको समझा दिया है, तो वही चीज़ यहाँ पे भी थी। तो ये था किसके बारे में? तो ये था किस चीज़ के बारे में कि हम दो लाइन्स को कब कह सकते हैं कि वो पैरेलल है। अगर हम लोगों को उसके बारे में स्लोप का पता है, तो हम स्लोप का पता है तो हम ये चीज़ डायरेक्ट कह सकते हैं कि मतलब वो पैरेलल है कि नहीं, खाली हम स्लोप को जान के ये कह सकते हैं। क्योंकि आगे जब हम आगे चलेंगे तो हम इस चैप्टर को बहुत एंजॉय करेंगे, क्योंकि अभी हम खाली बेसिक्स डेवलप कर रहे हैं। तो आगे देखिए कितना मज़ा आएगा लास्ट में, क्योंकि मैंने प्लान किया है कि लास्ट में मैं एक मतलब पूरा वीडियो बनाऊँ जिसमें हम सारा मतलब नटशल में क्या एक मतलब सारे कंसेप्ट को, होल कंसेप्ट को क्या करें, रिवाइज करें, तो ताकि हमें एक चैप्टर का ओवरव्यू समझ आ जाए, मतलब इसका सेंट्रल आइडिया क्या है, मतलब क्या होना चाहिए। तो वो चीज़ हम लास्ट में डिस्कस करें, लेकिन हम पहले NCERT के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो हम उसी के हिसाब से चलेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास? माशाअल्लाह, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स? नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, वो है परपेंडिकुलर। हम क्या कह सकते हैं, चलो परपेंडिकुलरिटी। तो इस चीज़ को हम कैसे फाइंड आउट करें? अगर हमारे पास दो लाइंस दी गई है, ठीक है, तो हम उन दो लाइंस को कब कह सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर है? किस बिना पे? हम लोगों को खाली स्लोप दिया गया हो। ठीक है, हमारे पास दो लाइन्स हैं, चलो हम इसको ऐसे समझते हैं। हमारे पास दो लाइन्स हैं, ठीक है, L1 और L2। ठीक है, L1 का स्लोप M1 है और L2 का स्लोप M2 है। ठीक है, खाली हम लोगों को ये चीज़ दी गई होगी। ठीक है, मतलब वी आर गिवन विद टू थिंग्स क्या, एक ही थिंग है कि हमारे पास एक तो लाइन 1 का स्लोप दिया है और लाइन 2 का स्लोप दिया है। तो इसके बिना पे हम लोगों को बोलना है कि लाइन्स पैरेलल है कि
या ये लाइन्स परपेंडिकुलर है या कि पैरेलल। पैरेलल का हमने देखा, पैरेलल का ये चीज़ देखा कि तो फिर उनका स्लोप आना चाहिए इक्वल टू। लेकिन अब हम कंडीशन किसके लिए फाइंड आउट कर रहे हैं, हम फाइंड आउट कर रहे हैं कंडीशन किसके लिए कि हम उन दो लाइन्स को कब कह सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर है। उसके लिए कंडीशन है, तो मैं थोड़ा आपको बताऊँ कि हम दो लाइन्स को कब कह सकते हैं कि वो परपेंडिकुलर, वो तभी परपेंडिकुलर जब उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के बराबर आ जाएगा। ये है, ये कंडीशन जो है ये है इसकी कंडीशन, ठीक है। क्या है इस चीज़ की कंडीशन, क्या है, दो लाइन्स को कब हम कह सकते हैं परपेंडिकुलर, अगर उन लाइन्स की स्लोप का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट क्या मतलब मल्टीप्लिकेशन है, वो -1 के बराबर आ जाए। हम इस चीज़ को अब देखेंगे, ये कंडीशन कैसे आ गई, इस कंडीशन ने कैसे जन्म लिया, हम वही चीज़ देख रहे हैं। चलो देखेंगे, ठीक है। चलो हम फिर से एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिज़ाइन कर रहे हैं, डिज़ाइन क्या मतलब बना रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम बनेगा, ठीक, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम। चले हम एक लाइन यहाँ से खींच लेते हैं, दूसरी लाइन को यहाँ से खींचते हैं, ठीक। अगर हम इसका एंगल क्या मानते हैं, चले इसका हम एंगल मान के चलते हैं बीटा, और इसका एंगल ये वाला एंगल, ठीक है, इसको मान के चलते हैं अल्फ़ा, और इस एंगल को क्या मान के चलते हैं 90 डिग्री, ठीक है। अगर ये 90, चलो चलो चलो, ये है L1 और ये है L2, ठीक है, L2। हमारे पास दो लाइन्स है, अब क्या क्या है, एक तो L1 है, एक L2 है, तो ये उनकी इंक्लिनेशन है, इसकी L2 की बीटा है और L1 की अल्फ़ा है, ठीक है। अब हम इस एंगल को क्या कह सकते हैं 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th में ये कंसेप्ट। तो हम ये एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। अब मसला क्या है, मसला यहाँ पे देखो 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 देखो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट समझना है इस चीज़ को। देखो जो बीटा है, बीटा को हम लिख सकते हैं 90 प्लस अल्फ़ा, ये वाला एंगल, दिस एंगल प्लस दिस एंगल। क्यों, मसला है क्यों, इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ये भी 9th का कंसेप्ट है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। ये भी 9th का कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है कि दिस एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ दीज टू एंगल्स 1 and 2। अब आप बोलेंगे कैसे, कैसे ऐसे, क्योंकि हमारे पास जो ट्रैंगल के जो एंगल बनते हैं, जो मतलब ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रैंगल इज इक्वल टू, उनका सम जो होता है वो हमेशा 180, दैट इज दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल, वो 180 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। जब वो 180 के बराबर आ जाएगा, लेकिन साइमल्टेनियसली हमारे पास दूसरी कंडीशन क्या है, दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180, ठीक है। देखिए इसको हम बता देते हैं, ठीक है। अल्फ़ा प्लस 90 डिग्री प्लस, अगर ये बीटा है, ये तो 180 माइनस बीटा आना चाहिए, ठीक है, प्लस 180 माइनस बीटा, ठीक है। ये किसके बराबर आएगा, ये 180 के बराबर, क्यों, क्योंकि यह है एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। अब मसला क्या है, देखो ये वाला और ये वाला जाएगा, क्योंकि सेम साइड एक ही साइन है, प्लस है, तो हम ये चीज़ लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, बीटा, बीटा हमारे पास क्या आ जाएगा अल्फ़ा प्लस 90। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा था, ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने यहीं पे ये चीज़ भी लिखी थी, यही चीज़ लिखी थी, क्या लिखा था, बीटा इज इक्वल टू एक्स अल्फ़ा प्लस 90, ठीक है। अब मसला क्या है, देखो जो हमारे पास बीटा है, तो हम L2 का स्लोप मतलब दैट इज M2 किसके बराबर आएगा हमारे पास, tan ऑफ बीटा। तो बीटा के बदले हम क्या लिख सकते हैं, बीटा के बदले हम सिंपल में क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस 90। अगर हम इस चीज़ को लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस 90, हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, tan ऑफ अल्फ़ा प्लस 90, tan ऑफ अल्फ़ा प्लस 90 ये आता है किसके बराबर, माइनस कॉट ऑफ अल्फ़ा, ठीक है। अब आप लोग बोलेंगे ये कैसे आ गया, ये भी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का ये भी फार्मूला है, सिंपल देखें कैसे, tan ऑफ अल्फ़ा, यहाँ पे मैं इसको शो कर देता हूँ, ठीक है। हमारे पास tan ऑफ अल्फ़ा प्लस 90 डिग्री जो आएगा हमारे पास, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं साइन अल्फ़ा प्लस 90 अपॉन कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस 90 डिग्री, ओके, कोई टेंशन नहीं, यहाँ पे लिखते हैं। देखो साइन ए प्लस साइन बी किसके बराबर आएगा, ये साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी, साइन ए क्या है, साइन ए आएगा साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, ठीक है। साइन ए को हम लिखते हैं साइन 90, ठीक है, कॉस अल्फ़ा। तो दूसरे में क्या आ जाएगा, दूसरे में आ जाएगा कॉस 90, कॉस 90 जीरो बनेगा, यहाँ पे ये सारी टर्म जीरो बनेगी,
शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। इस चीज़ को आप ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में देख सकते हैं। इस फार्मूला का ये कोई मतलब ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो इस चीज़ को आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे सिंपल में क्या आ जाएगा, कॉस ए प्लस बी किसके बराबर है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। क्योंकि कॉस वाला तो कॉस 90 क्या आ जाएगा, ज़ीरो, वो वाली टर्म चली जाएगी, यहाँ पे आएगा माइनस साइन ऑफ एल्फ़ा, ठीक है। साइन ऑफ 90 किसके बराबर है, ये है 1 के बराबर। तो हम लिख सकते हैं डायरेक्ट क्या, माइनस कॉड ऑफ अल्फ़ा। गाइस वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी ठाक, ठीक है, यहाँ पे लिखी, ठीक है। अब मसला क्या है, ठीक है, m2 को हम लिख सकते हैं, ये माइनस कॉड ऑफ अल्फ़ा, इसको लिखते हैं माइनस कॉट होता है हमें किसका, ये रेसिप्रोकल को होता है टेन ऑफ अल्फ़ा के। तो हम ये चीज़ कह सकते हैं m2 इज इक्वल टू माइनस, क्योंकि टेन ऑफ अल्फ़ा आ गया, ये किसका स्लोप आएगा, टेन ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू m1, बिकॉज यहाँ पे लिखेंगे टेन ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू m1, ठीक है। टेन ऑफ अल्फ़ा किसके बराबर आएगा, m1। तो हम यहाँ पे विच इम्प्लाइज दैट क्या आ जाएगा, इस m1 को यहाँ से शिफ्ट करेंगे, m1 इंटू m2, ये किसके बराबर है, -1 के बराबर आ जाएगा। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी थी ना, तो कोई गलत पॉइंट तो नहीं कहा था। तो ये था आज का कंसेप्ट, ठीक है। अब फर्दर हम देखते हैं इसमें क्या होगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या कंडीशन आई, तो हमारे पास कंडीशन ये चीज़ आई कि टेन ऑफ अल्फ़ा इंटू टेन ऑफ बीटा, ये किसके बराबर है, -1 के, दैट इज इक्वल टू m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, ठीक है। इसको कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। क्या है देखो, हम टेन ऑफ बीटा को लिख सकते हैं, या हम टेन ऑफ अल्फ़ा को लिख सकते हैं। अगर हम इस बीटा को यहाँ लेके चलेंगे, ये आएगा -1 बाई टेन ऑफ बीटा। कोई मुश्किल, कोई सिंपल सा कंसेप्ट है, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ये माइनस वहीं पे रहेगा, ये वाला पॉइंट, ये वाली चीज़ कौन सी, ये वाली चीज़ किसके बराबर, ये आएगा कॉड ऑफ बीटा के बराबर। कभी कभी सोच रहे होंगे ये क्या पढ़ा रहा है, ठीक है, कॉड ऑफ बीटा, ठीक है। तो हम ये चीज़ कह सकते हैं, लेकिन हमने अभी क्या पढ़ा, ठीक है। हम यहाँ पे ये चीज़ लिख सकते हैं, टेन ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू, देखो इस चीज़ को मैं दोबारा क्या लिख सकता हूँ, टेन ऑफ अल्फ़ा कहाँ है, बीटा, टेन ऑफ बीटा -90, टेन ऑफ बीटा -90 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या आएगा, इसका मतलब फिर से वही चीज़ आएगी, अल्फ़ा विच इम्प्लाइज दैट अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा -90। तो हम बीटा माइनस अल्फ़ा आ जाएगा 90। तो हम ये चीज़ कह सकते हैं कि जो इन दो एंगल्स के दरमियान डिफरेंस आ जाएगी, वो हमेशा किसके बराबर आएगी, 90 के बराबर आएगी, ठीक। तो क्या हम क्या यहाँ पे क्या कर रहे थे हम लोग, ये अब दूसरी कंडीशन फाइंड आउट कर रहे थे। कंडीशन नहीं है कि हम ये रिजल्ट चेक कर रहे थे, इसकी कंसिक्वेंस देख रहे थे कि क्या आ जाएगा। तो हमारे पास ये चीज़ आई कि जो हमारे पास दो एंगल्स थे इंक्लिनेशन, तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास जो ये चीज़ आई कि उनकी जो डिफरेंस होगी, उन एंगल्स के दरमियान जो डिफरेंस होगी, वो हमेशा 90 डिग्री हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 90 डिग्री। तो हमारे पास गाइस क्या स्टूडेंट्स, अब ये चीज़ आप समझे कि हमारे पास दो कंडीशन जो आज हम लोगों ने पढ़ी, वो कंडीशंस क्या थी। एक तो कंडीशन थी पैरेललिज्म की, ठीक है। यहाँ पे मैं नटशल में इसको बयान कर देता हूँ, ठीक है। नटशल में क्या करेंगे, नटशल में एक तो पैरेलल की कंडीशन, ठीक है। पैरेलल की कंडीशन, पैरेलल कंडीशन क्या होगी, पैरेलल कंडीशन हमारे पास ये चीज़ आई, क्या आई, m1 इज इक्वल टू m2, ठीक है। ये कंडीशन नंबर 1। और दूसरी कंडीशन क्या है, परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या है, परपेंडिकुलर कंडीशन, ठीक है। परपेंडिकुलर कंडीशन क्या आई हमारे पास, परपेंडिकुलर कंडीशन आई हमारे पास ये चीज़ कि m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, ठीक है। एक कंडीशन ये आई, और दूसरी कंडीशन हमारे पास ये आई। ये क्या थी कि दो लाइन्स को हम कब कह सकते हैं वो पैरेलल है, कि जब उनका स्लोप इक्वल हो जाएगा, ठीक। और दूसरा क्या है, परपेंडिकुलर कब कहेंगे दो लाइन्स को, हम तभी कहेंगे जब उनके जो स्लोप होंगे, जो उनके रेस्पेक्टिव स्लोप्स होंगे, उनका जो प्रोडक्ट वो हमेशा -1 के बराबर आ जाएगा। तभी हम दो लाइन्स को क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं कि वो पैरेलल। लाइक अगर एक का स्लोप 3 है तो दूसरे का -1/3 आना चाहिए, तभी इनका प्रोडक्ट जो आएगा वो 3 इंटू -1/3, तो क्या आएगा, वो आ जाएगा -1। ये थी एग्जाम्पल था। चले अब हम
एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो उसके बाद आ रही है हमारी पहली, इस चैप्टर की पहली एग्जाम्पल आ रही है, तो हम उसको सॉल्व करेंगे। लेकिन ये जो एग्जाम्पल है ये पिछले कंसेप्ट के बेस पे उन्होंने मतलब सेट की हैं, तो उसी को देखेंगे आज हम। तो मेरे ख्याल से हम इस वाले एग्जाम्पल को आज ही मतलब ये क्लियर करेंगे। चलो हम देखते हैं ये एग्जाम्पल क्या है। ये एग्जाम्पल नंबर 1 है, एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 एनसीईआरटी क्या है, ठीक है। एग्जाम्पल काफ़ी आसान है, आप लोगों को आती होगी, लेकिन फिर भी मैं उसको ट्राई करूँगा, क्योंकि हर किसी को क्या है कि समझना बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को, ठीक है। हर चीज़ मसला ये है कि हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन है, 2 पॉइंट्स हमारे पास गिवन है। एक तो 3, -2 है, और दूसरा पॉइंट क्या है, एंड लिखेंगे यहाँ पे, एंड -1, 4, ये 2 पॉइंट्स है, ठीक है। पासिंग थ्रू हमें फाइंड आउट करना है इसका, फाइंड स्लोप दिया। हमारे पास 2 पॉइंट्स है, ए, अगर हम इसको ए मान के चलते हैं, ए बी है, ठीक है। हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन है, एक पॉइंट तो ये है, दूसरा पॉइंट ये है सपोज, ठीक है। तो हमें इस लाइन का स्लोप फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने एक, सपोज ये 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है। मैंने ये दूसरे लेक्चर में ये चीज़ पढ़ाई थी कि मतलब हम इसको कैसे फाइंड आउट करें। जब हमारे पास 2 पॉइंट्स दिए गए होंगे तो हम उस लाइन का स्लोप कैसे फाइंड आउट करेंगे जो उन 2 पॉइंट्स से पास हो जाएगी, ठीक है। मसला क्या है, देखो, अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे इसको x1 मान के चलते हैं, इसको y1 मान के चले, इसको x2, इसको y2, ठीक है। हमारे पास जो स्लोप आता है वो हमेशा y2 - y1 आता है। ये कंडीशन है x2 - x1, ठीक है। यह आ जाएगा y2 हमारे पास क्या है 4 माइनस क्या आ जाएगा y1 क्या है -2, ठीक है। अपान क्या आ जाएगा -1 - 3, वो किसके बराबर आ जाएगा 4, क्योंकि 4 यहाँ पे है, माइनस आएगा +2, ठीक है। सर नहीं, ठीक, यहाँ पे -3 तो ये -4 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे कॉमन निकलेंगे, -4 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा 4 + 2 आ जाएगा 6, ठीक है। अपन -4 ये आ जाएगा -3/2 तो गाइस हमारे पास स्टूडेंट्स, हमारे पास ये चीज़ आई, क्या आई माशाल्लाह, ये चीज़ आई। तो इन जो लाइन इन 2 पॉइंट से पास हो जाएगी तो उसका स्लोप क्या आता है, उसका स्लोप हमारे पास ये चीज़ आता है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट देखेंगे, दूसरा मतलब जो हमारे पास एग्जांपल बी है, एग्जांपल बी क्या है कि अगर हमारे पास 3, -2 से, और दूसरा पॉइंट क्या है 7, -2 से, ठीक है। अब इसको क्या करें, इसको क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया था, मैंने y2 लिया था, फिर y1 उससे सब्ट्रैक्ट किया था, वहीं पे x2 लिया था, फिर x2 से x1 सब्ट्रैक्ट की। लेकिन यहाँ पे मैं ये चीज़ करूँगा, देखो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ने वाली कोई, मैं x1 y1 x2 y2 मैं y1 से, लेकिन हमेशा इस चीज़ पे क्या आ जाएगा, जो न्यूमरेटर में हमेशा क्या आ जाएगा y का वैल्यू, और डिनोमिनेटर पे क्या आ जाएगा हमेशा x का वैल्यू, ठीक है। मैं y1 से अभी इस वक्त सब्ट्रैक्ट करूँगा क्या, y2 -2, ठीक है। अपन x क्या आ जाएगा x1, हाँ अभी क्योंकि मैंने इससे ये सब्ट्रैक्ट किया, और इसी के x से, मतलब जो इसका ऑर्डिनेट होगा, ये एब्सिसा है, ये ऑर्डिनेट है, इसी के एब्सिसा ये ऑर्डिनेट से इसी के ऑर्डिनेट से मुझे क्या करना है, ये x2 मतलब यहाँ पे x1 क्या आ जाएगा 3 से माइनस मुझे करना है 7, वो क्या आ जाएगा, देखो ये -2 + 2 ये तो 0 बनेगा, 7 - 3 - 4 ये तो आ जाएगा 0 के बराबर, क्योंकि ये तो ये वाली टेंस ये तो 0 के बराबर, 0 को डिवाइड करेंगे -4 से, वो तो हमेशा 0 आ जाएगा। तो इस लाइन का स्लोप जो आएगा वो हमारे पास क्या आएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। 0 आ जाएगा, ठीक। अब मसला क्या है, देखो तीसरा पॉइंट क्या है हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन है 3, -2, अभी ये तो छोड़ ही नहीं रहा है 3, -2 को, और 3, 4 है, ठीक। तो इनका स्लोप क्या आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा 4 -2 अपान 3 - 3 तो ये आएगा 0, तो ये आ जाएगा 6/0, ये तो नॉट डिफाइनड है, ठीक है। नॉट, इसको बोलते हैं नॉट डिफाइनड, ठीक। तो इस चीज़ का क्या आ जाएगा, इस लाइन का जो स्लोप हमारे पास आएगा वो क्या आएगा, वो नॉट डिफाइन, वो तो डिफाइन ही नहीं है, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला ये लाइन है, इस लाइन का स्लोप क्या है, डिफाइन ही नहीं होता है। तो वही यहाँ पे भी वही केस हो सकता है कि क्या है कि इस लाइन, ये जो लाइन है वो परपेंडिकुलर होगी एक्स एक्सिस के लिए, एक्स पे, तो इसका जो स्लोप आ जाएगा वो 90 आ जाएगा। 90 क्या मतलब नॉट डिफाइन, 10/90 क्या है, 10/90 भी क्या है, नॉट डिफाइनड है। तो ये कंडीशन हुई थी, ठीक है। अब इसकी थोड़ा एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है।
29। अब इसकी थोड़ा एग्जांपल देखते हैं। थोड़ा एग्जांपल क्या है, फोर्थ एग्जांपल ये है कि अगर हमारे पास इंक्लिनेशन दिया, अभी हमारे पास अल्फ़ा दिया गया है 60, ठीक है, लाइक क्या है ये ऐसे है, अगर ये लाइन हमें क्या बनाती है, अल्फ़ा इक्वल 60 डिग्री एंगल बनाती है, ठीक है। तो इसका स्लोप फाइंड आउट करना है, ठीक है, विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ क्या बनाती है, एंगल 60। हमें इस चीज़ का स्लोप फाइंड आउट करना है, क्योंकि हम जानते हैं, हमने ये चीज़ पढ़ा है, स्लोप इसका क्या आ जाएगा, वो आता है tan ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल स्लोप, ठीक है। तो यहाँ पे वो किसके बराबर आ जाएगा, वो तो सिंपल से क्या है, tan ऑफ 60 किसके बराबर आता है, वो आता है √3 के बराबर। तो √3 हमें पास क्या आ गया, स्लोप। स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर, इसको हम यहाँ तक ही रखते हैं आज के मतलब जो लेक्चर को। खाली हमने आज ये 2 कंडीशंस पढ़ी और कुछ और एक एग्जांपल हमने करी, तो हम आज के इस लेक्चर को इतना ही रखते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम क्या पढ़ने वाले। लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें मेरे साथ कि आपको कैसा लेक्चर लग रहा है। और अगर मुझे कहीं पे, मुझे क्या मतलब हर किसी को तो मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, तो अगर कुछ चीज़ें आप लोग शेयर करना चाहते हैं कि मुझे किन चीज़ों को इस लेक्चर सीरीज़ में इनकॉर्पोरेट करना पड़े, तो आप मुझे ज़रूर अपने कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा।